हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चंद्रिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपको मैं फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ आज। क्लास 10 में आप लोग को मेनली 4 चैप्टर पढ़ना है। तो कौन कौन सा चैप्टर है आप सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन। लाइट में रिफ्लेक्शन पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड चैप्टर है कलरफुल वर्ल्ड, जिसमें आई के बारे में पढ़िएगा, ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। थर्ड में आपका इलेक्ट्रिक करंट पढ़िएगा आप, इलेक्ट्रिक करंट। और फोर्थ में आप पढ़िएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। पढ़ाने के साथ साथ आपका प्रॉब्लम भी हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके बताएंगे। और आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपका 100% एक्यूरेट आप आंसर लिखने पाएंगे और मार्क्स भी बहुत अच्छा आपका आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग लाइट के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो लाइट का आप जानते हैं कि वैक्यूम में स्पीड, आप जानते होंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 मल्टीप्लाई 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है और इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। लाइट का स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। वैक्यूम में या एयर में लगभग एक समान हम लोग स्पीड लेते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.003 होता है, तो एयर में स्पीड और वैक्यूम में लगभग सेम होता है। अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा। वाटर में आपका कम हो जाएगा, ग्लास में उससे भी कम हो जाएगा। तो इसको हम लोग जानेंगे रिफ्रैक्शन में आखिर क्यों कम होता है। देखिए, लाइट का सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन समझ लेते हैं। डिफिनीशन हम लोग सबसे पहले समझेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे। तो लाइट एक तरह का एनर्जी है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन टू विजन। तो अब देखिए, लाइट हो गया, हीट हो गया, साउंड हो गया, ये सब क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो लाइट भी एक तरह का एनर्जी है। और लाइट जो है हम लोग को सेंसेशन टू विजन, मतलब कि हम लोग लाइट जहाँ फॉल करेगा उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो विजिबल लाइट से ही हम लोग देखने पाते हैं। अब देखिए, तो आप डिफिनीशन आप समझ गए, उसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिख लीजिए। लाइट इज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation, which causes sensation of vision। causes है ये, आपका स्पेलिंग जो
CAUSES कॉजेस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, यानी कि लाइट एक तरह का एनर्जी है, लाइट हीट साउंड ये सब एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी है तो इसका यूनिट आप ऐसा यूनिट आप जूल लिख सकते हैं। ठीक है, लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। अब देखिए लाइट जो है का कुछ फेनोमेना लाइट हैपन करता है, जैसे रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, पोलराइजेशन हो गया। ये सब जो है लाइट का फेनोमेना है जो लाइट परफॉर्म करता है। अब जैसे इसमें आप देखिए तो हम लोग को रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में ओनली जानना है। उसके अलावा हम आपको बताएं, अभी आप देखें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, ये सब फेनोमेना लाइट के द्वारा परफॉर्म होगा। अभी आपको केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। अब देखिए लाइट जो है ना कुछ जगह वेव के जैसा भी परफॉर्म होता है, करता है काम, और कुछ जगह पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है। अब कुछ ऐसा जगह है जहाँ जैसे देखिए डिफ्रैक्शन हो गया, इंटरफेरेंस हो गया, पोलराइजेशन हो गया, ये सब फेनोमेना लाइट के वेव नेचर से ही आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट का वेव नेचर के द्वारा ही आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट के पार्टिकल नेचर से हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। यानी कि लाइट का कुछ जो फेनोमेना है उसको केवल और केवल वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट का कुछ फेनोमेना जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के केवल और केवल पार्टिकल नेचर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लाइट किसी मेटल सरफेस पर जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है उस पर क्या करता है, इंसिडेंट करता है सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का, तो वहाँ से फोटोन इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, उस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो यह घटना जो है केवल और केवल आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लाइट का देखिए कुछ घटना जो है केवल वेव नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कुछ फेनोमेना आप पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक्सप्लेन बाय ओनली वेव नेचर, यह वेव नेचर शो करता है, लाइट का वेव नेचर शो करेगा। और कुछ फेनोमेना आपका, कुछ फेनोमेना पार्टिकल नेचर शो करेगा। देखिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये जो है ना पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों से एक्सप्लेन कर सकते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है पार्टिकल नेचर वेव नेचर से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, लाइट है ड्यूअल नेचर। इसलिए हम लोग लाइट का जब नेचर का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, लाइट है ड्यूअल नेचर। कौन कौन सा नेचर हुआ, एक पार्टिकल नेचर और एक वेव नेचर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइट है ड्यूअल नेचर। आपका पूछेगा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में तो आप क्या लिखेगा, लाइट है ड्यूअल नेचर कर दीजिएगा। दो नेचर होता है। कौन कौन सा नेचर हुआ, तो आप एक लिखिएगा वेव नेचर, और दूसरा लिखिएगा पार्टिकल नेचर। ठीक है, लाइट का अलग अलग मीडियम में स्पीड अलग अलग होता है। अब हम लोग जो है लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट टॉपिक हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन समझ लेते हैं किससे, हाँ। तो अब
हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। तो देखिए लाइट जो है हाईली स्मूथ सरफेस पर, एक हमारा स्मूथ सरफेस हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, बिल्कुल चिकना सरफेस है स्मूथ सरफेस। स्मूथ का मतलब हो गया चिकना सरफेस, हाईली स्मूथ सरफेस है। तो लाइट जो है हाईली स्मूथ सरफेस पर जब इंसिडेंट करता है तो अपने ही मीडियम में क्या करता है, रिटर्न बैक हो जाता है, अपने ही मीडियम में रिटर्न बैक हो गया। इस घटना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन आप लिख सकते हैं, इसका डिफिनीशन लिखिएगा कि व्हेन लाइट रे इंसिडेंट ऑन ए हाईली स्मूथ सरफेस देन इट रिटर्न्स बैक ऑन इट्स ओन मीडियम। लिख देते हैं, व्हेन ए लाइट रे incident on a highly smooth surface then it return t है या return back into its own medium, into its own medium. This phenomena is called रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए जो रे इंसिडेंट करा आ रहा है उसको क्या कहेंगे हम लोग, इंसिडेंट रे कहेंगे। इसका नाम हम लोग देंगे इंसिडेंट रे। यह इंसिडेंट रे हुआ, जो फॉल कर रहा है वो इंसिडेंट रे हुआ, और जो वापस जा रहा है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट किया उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसका नाम क्या देंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ करेंगे, एक क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इसको मिटा देते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, इस तरह से। इसको हम लोग नॉर्मल कह देंगे। यह हो गया नॉर्मल। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसको नॉर्मल कहेंगे। अब देखिए इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच एक एंगल बन रहा है, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच एक एंगल बन रहा है, ये वाला, इसको आर कह देंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस आप समझ गए, याद हो गया। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप डिफिनीशन लिख सकते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए आपको याद भी रखना है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट में नहीं लेना है, हल्का में नहीं लेना है, याद रखना है। इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच द एंगल मेड बिटवीन, द एंगल मेड बिटवीन द इंसिडेंट रे, the incident ray and the normal is called angle of incidence, angle of incidence। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच के एंगल को आप एंगल ऑफ इंसिडेंस कह देंगे।
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आप देख लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक ना, याद रखना है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, याद रखिए, द एंगल मेड बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसी तरह से लिख लीजिएगा, लिख देते हैं, द एंगल मेड बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and the normal is called angle of reflection। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक देख लेते हैं हम लोग, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, ये आपका स्मूथ सरफेस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया, और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहाँ पर आप क्या किए हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस था और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, फर्स्ट लॉ है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल होगा, एंगल आई और आर क्या होगा आपका, इक्वल होगा। लिख सकते हैं आप लोग, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपका दो है, याद रखना है। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, सिंपली याद रखिएगा, आई इक्वल टू आर होगा। और दूसरा याद रखना है कि देखिए ये इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और यह नॉर्मल, यह तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक कोई प्लेन आप कंसीडर कर सकते हैं, बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, तो इस पर इंसिडेंट यदि फॉल कर रहा है और रिफ्लेक्टेड है उसी पर एक नॉर्मल आप ड्रॉ करेंगे तो तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो इसको लिख लीजिए, सेकंड वाला हम लिख दे रहे हैं, फर्स्ट वाला इसी तरह से याद रख लीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड वाला आप याद रखेंगे, द इंसिडेंट रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, कहाँ पर नॉर्मल, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lie in same plane, all lie in same plane। याद रहेगा, क्या याद रखना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा, यानी कि आई और आर बराबर होगा। दूसरा कहता है कि इंसिडेंट रे वाला इंसिडेंट रे, ये आपका क्या है, इंसिडेंट रे है, ये वाला आपका रिफ्लेक्टेड रे है, और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। अब देखिए इमेज के बारे में हम लोग जानते हैं, इन जानकारी ले लेते हैं, इमेज क्या होता है। तो देखिए इमेज के बारे में हम जानकारी पढ़ने जा रहे हैं, इमेज किसे कहते हैं। देखिए दो रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, देखिए दोनों रिफ्लेक्टेड है, दोनों रिफ्लेक्टेड रे जहाँ कट कर जाएगा, या रिफ्रैक्टेड रे, या बोथ क्या है आपका, बोथ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड होना चाहिए। जहाँ कट कर जाएगा वहाँ इमेज बन जाएगा। अब जैसे मान लेते हैं कि ये भी रिफ्लेक्टेड है, यह भी रिफ्लेक्टेड है, कहीं पर किसी पॉइंट पर कट कर गया तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, इमेज बन गया। या कट करता हुआ एपियर भी हो, जैसे यहाँ से आपको लग रहा है कि दोनों रे दूर जा रहा है, तो आप इसको पीछे बढ़ा कर देखेंगे ना, तो आपका यहाँ पर कट करता हुआ
अपीयर हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर इमेज बन जाएगा। अब देखिए, तो जहाँ एक्चुअल में कट कर जाएगा उसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर रियल इमेज का फॉर्मेशन हुआ, और जहाँ पर कट करते हुए अपीयर हो रहा है वहाँ वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन हुआ। यह कैसा इमेज बना? रियल इमेज, रियल इमेज। और यह कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज बना। तो इमेज अब दो तरह का इमेज हो गया, एक रियल इमेज हो गया और एक वर्चुअल इमेज होगा। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रे एक्चुअली में जिस पॉइंट पर कट करेगा वहाँ रियल इमेज बनेगा, और कट करता हुआ अपीयर होगा वहाँ पर आपका वर्चुअल इमेज बनेगा। रियल इमेज को आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पर उतार नहीं सकते हैं, नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, तो इमेज के बारे में जान गए। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? दो रे चाहिए हमेशा। कितना रे चाहिए? दो रे। दोनों रिफ्लेक्टेड होना चाहिए या रिफ्रैक्टेड होना चाहिए। तो इमेज फॉर्मेशन या हम लोग समझ लेते हैं, प्लेन मिरर के थ्रू हम लोग समझेंगे इमेज फॉर्मेशन। देखिए, तो एक प्लेन मिरर हम लोग ले लेते हैं। देखिए, ये आपका प्लेन मिरर है। कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो कोई ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है? तो यहाँ से लाइट हमारे पास पहुँचता है हमारे आई तक, तो हमको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। जैसे पेड़ का पत्ता ग्रीन कलर का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पेड़ का पत्ता ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है और वो हमारे आई तक पहुँचता है, तब हमें पत्ता कैसा दिखाई देता है? ग्रीन दिखाई देता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वो उस कलर का हमको दिखाई देता है। ये ऑब्जेक्ट जो है प्रत्येक डायरेक्शन में क्या करेगा? रे इमिट करेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है तो रे इमिट करेगा। तो हमको इमेज बनाना है, तो इमेज बनाने के लिए केवल दो रे चाहिए। तो एक रे जो है ना, हम क्या लेते हैं, इसी लाइन पर हम लोग एक्सिस पर ही, लाइन पर ही एक रे ले लेते हैं। मान लीजिए कि एक रे इधर से जा रहा है, तो जब यहाँ पर रे जा रहा है तो देखिए सरफेस पर परपेंडिकुलर फॉल कर रहा है, तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, यानी कि यह अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक हो जाएगा। यहाँ पर जो रे गया उसी पाथ पर रिटर्न बैक हो गया। इसका क्या कारण है? यहाँ आई 0 है तो आर भी 0 होगा, इसलिए अपने ही पाथ पर क्या हो गया? रिटर्न बैक हो गया। आई आर क्या कर रहे हैं? आई का मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर का मतलब हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या था? इंसिडेंटेड नॉर्मल के बीच का एंगल था, और आर क्या था? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या था? रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल था। अब देखिए, यहाँ पर एक रे हम क्या किए कि नॉर्मली इंसिडेंट करा दिए, तो अपने ही पाथ पर रिफ्लेक्ट बैक कर गया। एक दूसरा रे ले लेते हैं, हमको इमेज बनाने के लिए दो रे चाहिए। अब देखिए, तो इसको रिफ्लेक्ट कराएंगे, तो रिफ्लेक्ट कराने के लिए ना आपको आई आर खोजना है। तो क्या करिएगा? आई आर खोजने के लिए एक यहाँ पर एक नॉर्मल डाल दीजिए, यहाँ पर आप एक नॉर्मल डाल दीजिए। नॉर्मल डालिएगा तो आपको आई मिल गया, यहाँ पर आई मिल गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया ना। अब इतना ही क्या करिएगा, ऊपर में आर बना दीजिएगा और इसको रिफ्लेक्ट करता हुआ दिखा दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, जितना आई होगा उतना ही आर होगा, और यह रे रिफ्लेक्ट कर गया। अब देखिए, एक रे ये जा रहा है रिफ्लेक्टेड रे, और एक रिफ्लेक्टेड रे यह जा रहा है। यह दूर चलते चला जाएगा, कहीं मिलेगा नहीं। तो इसको आप पीछे की तरफ बढ़ा कर देखेंगे ना, इसको पीछे की तरफ आप बढ़ा कर देखेंगे तो यहाँ पर कट करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया? इमेज बन गया। या कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज बना। अब देखिए, ये इस ट्रेंगल को आप क्या कर सकते हैं? कॉन्वेंट कर सकते हैं। तो कॉन्वेंट जब करिएगा, ये वाला डिस्टेंस जो होता है ना, इसको पी नाम दे दिए। इसको हम लोग कहते हैं पोल और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहेंगे। इसको यू से लिखेंगे, ठीक है, याद रखिएगा यू। ठीक है, और पोल और इमेज के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे इमेज डिस्टेंस। क्या नाम देंगे? इमेज डिस्टेंस। इसको भी कहेंगे। अब देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्ट करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा? ओपी बराबर पी आई, यानी कि इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा। इमेज कैसा बना? वर्चुअल बना। ऑब्जेक्ट कैसा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी पॉइंट ही बना। तो हम लोग क्या लिखते हैं कि नेचर ऑफ इमेज लिखते हैं। नेचर ऑफ इमेज
जब भी आप इमेज बनाएंगे तो उसका नेचर लिखना पड़ेगा, नेचर ऑफ इमेज। तो इमेज कैसा बना, यहाँ वर्चुअल बना, वर्चुअल इमेज बना। दूसरा क्या लिखेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, ठीक ना, v बराबर u। v क्या हुआ, इमेज डिस्टेंस हुआ, u क्या हुआ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो देखिए प्लेन मिरर से इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल और वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है। इरेक्ट हम आगे अभी अगला वाला इमेज बनाएंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। अभी क्या देखना है कि वर्चुअल बना और v बराबर u हुआ, यानी कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर हुआ। तो यह पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए इमेज बनाना सीख गए। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कैसे बनाएगा प्लेन मिरर, देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग इमेज बनाकर देख रहे हैं। पोल है, यह आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट हम नेमिंग कर देते हैं ए बी ऑब्जेक्ट का हम लोग नेमिंग कर दिए। अब देखिए तो इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, दो रे चाहिए। देखिए इस पॉइंट का इमेज तो इधर बनेगा, ठीक है, पहली बात जान गए। हम लोग इस पॉइंट का इमेज बना देते हैं। तो इमेज बनाने के लिए आपको दो रे चाहिए। तो एक रे क्या करिएगा, आप ना नॉर्मली इंसिडेंट करा दीजिएगा सरफेस पर, तो यह अपने ही पाथ पर रिटर्न बैक हो जाता है। क्यों रिटर्न बैक हो गया, क्योंकि आई 0 है तो आर भी 0 हो जाएगा। दूसरा रे आप कोई भी ले सकते हैं, इधर से ले लीजिए, इधर से ले लीजिए। तो एक रे हम क्या ले लेते हैं, सेकेंड रे यहाँ से रे ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको आई पता लग गया तो उतना ही आर बना करके आप इसका रिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। हो गया, इंसिडेंट रे आया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब देखिए ये वाला एक रिफ्लेक्टेड रे है, यह एक रिफ्लेक्टेड रे है, दोनों दूर जा रहा है। इसको क्या करिएगा कि आप पीछे बढ़ा करके देख लेंगे, पीछे बढ़ा कर देख लीजिए, यहाँ पर बढ़ा, जहाँ कट करेगा वहां पर इमेज बनेगा। देखिए यह इमेज आपका बना, इसको ए डैश बी डैश का दिए। अब आप देख सकते हैं पी ए बी एक ट्रेंगल बन रहा है ना, और पी ए डैश बी डैश यह एक ट्रेंगल बन रहा है, दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक ना। तो यह और यह कॉन्ग्रुएंट होगा, तो इसलिए आपका क्या हो गया कि ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश हो गया। तो इमेज हाइट या इमेज हाइट बराबर ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, एक नंबर। दूसरा एपी आपका क्या था, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, यू से रिप्रेजेंट किए थे। ये वाला क्या था, भी था, इमेज डिस्टेंस था। तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस बराबर होगा हाइट ऑफ इमेज बराबर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इमेज कैसा बना, वर्चुअल बना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज जो है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए हमको जब बनाए प्लेन मिरर से, तो नेचर ऑफ इमेज जो है आपका देखिए वर्चुअल बना। कैसा बना, वर्चुअल हुआ, इरेक्ट हुआ, इरेक्ट मतलब सीधा, सेम साइज का। कैसा बना, सेम साइज का इमेज बना है, और v बराबर u, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। इस तरह से आप क्या लिख सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज लिख सकते हैं। तो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज कैसा बना, वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज, और v इक्वल टू u, यानी कि इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एक चीज और याद रखना है कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो लैटरली इन्वर्टेड बनता है। अब जो है खड़ा हो गइएगा, इमेज जो प्लेन मिरर के पास आप अपना उंगली ले जाइएगा तो देखिएगा कि इस उंगली का इमेज ये वाला उंगली का दिखाई देगा। इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड। जैसे लैटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब हुआ, आपको थोड़ा सा हम यहाँ समझा देते हैं। देखिए आप बी यहाँ पर ऐसे लिखे ना, तो आप इमेज इसका इस तरह से दिखाई देगा ऐसा। तो इसी को कहते हैं लैटरली इन्वर्टेड, मतलब लेफ्ट हैंड वाला का इमेज राइट हैंड जैसा बनेगा, लेकिन बनेगा सेम डिस्टेंस पर, v बराबर u, सेम साइज का बनेगा। इसको याद रखना है। तो लैटरली इन्वर्टेड याद एक टर्म है, उसको याद रखना है। प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनता है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, सेम साइज बनेगा, इमेज डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बनेगा। और एक चीज़ और याद रखना है कि लैटरली इन्वर्टेड रहता है। तो प्लेन मिरर के बारे में हम लोग जान गए। प्लेन मिरर का यूज हम लोग किस लिए करते हैं, तो
फेस देखने के लिए यूज करते हैं, लुकिंग ग्लास के रूप में यूज करेंगे। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप बनाने के लिए यूज करते हैं, और क्लेडोस्कोप बनाने के लिए यूज करते हैं। पेरिस्कोप जो है एक आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे समुद्र में जो है ना, समुद्र के नीचे यदि आपका कोई सबमरीन है, तो ये आपका क्या है, जहाज है मान लिए अंदर है, तो यह क्या करेगा कि एक जो है इस तरह से इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, इस तरह से बनाया जाता है, और यहाँ पर एक प्लेन मिरर लगा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, इस साइड कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो यहाँ से रे आएगा इस तरह से, और ये रिफ्लेक्ट करेगा और आपको दिखाई दे देगा। यहाँ पर आदमी बैठा हुआ तो दिखाई दे देगा। तो ये पेरिस्कोप हुआ। तो पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप, लुकिंग ग्लास, ये सब के लिए हम लोग प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। तो ठीक है, लिख सकते हैं आप इसको, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर आप लिख सकते हैं। फॉर लुकिंग ग्लास, पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप, क्लेडोस्कोप, KALEI, क्लेडोस्कोप, इस सब में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ये प्लेन मिरर के बारे, प्लेन मिरर हम लोग पढ़े, तो इससे हमको इमेज बनाने के लिए हम सीख लिए। ठीक है, इमेज जो है वर्चुअल और डायरेक्ट दो तरह का होगा, लेकिन आपका सवाल जो है ना, इसे ऑब्जेक्टिव एक आध नंबर का पूछ सकता है, लेकिन इसे कंसिडर कर लीजिए कि नहीं ही पूछेगा। आपको पढ़ना क्या, मेनली स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्फेरिकल मिरर पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आते हैं, इस बेसिक था आपका इमेज कैसे बनाते हैं, लाइट के बारे में इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग जान लिए, तो ये सबसे ऑब्जेक्टिव सवाल आ सकता है। ठीक ना, अब यहाँ से हम लोग, लेकिन अब जब तक बेसिक नहीं समझेंगे तब तक आगे बढ़ना क्या होता है, काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए बेसिक समझते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर में आप इमेज बनाना सीखे, बिल्कुल उसी तरह से स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग इमेज बनाएंगे। अब देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है, एक स्फेरिकल ग्लास ले लीजिए, स्फेरिकल हॉलो स्फेरिकल ग्लास ले लिए, ये हॉलो स्फेयर है, हॉलो स्फेरिकल ग्लास है। ठीक है, इसको क्या करिए ना, कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए, या यहाँ से कट करिए, तो कट करिएगा ना, कट कर दिए, मान लिया हम लोग कट करिएगा, तो आपका इस तरह का सरफेस मिलेगा, ऐसा सरफेस मिला या ऐसा मिला। ठीक ना, इस तरह से आप रख दीजिए, या ग्लास का सरफेस है। अब इसको क्या करिएगा ना, पॉलिश कर दीजिए एक तरफ से। एक में हम क्या कर रहे हैं कि बाहर से पॉलिश कर दे रहे हैं, और एक में अंदर से पॉलिश कर दे रहे हैं। देखिए मिरर बन गया ना, तो ये दो मिरर हो गया आपका। अब देखिए इसका ये जो मिरर है, इसका बाहर वाला सरफेस, आउटर सरफेस पॉलिश किया हुआ, इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है। इस तरह के मिरर को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर, या इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, और कन्वर्जिंग मिरर भी कहेंगे। कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि यह लाइट रे को कन्वर्ज करता है, और ये आपका हो गया डाइवर्जिंग मिरर। ठीक ना, इसको हटा दीजिए। लाइट रे को क्या करता है, कन्वर्ज करता है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग कहेंगे। और एक हम लोग मिरर बनाएंगे जिसमें एक ऐसा मिरर बना दे रहे हैं, इसके इनर सरफेस पॉलिश किया हुआ है और आउटर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो इसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर, या इसी को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे। ठीक ना,
डाइवर्जिंग मिरर कह सकते हैं। क्योंकि यह लाइट रे को डाइवर्ज करता है। तो दो तरह का मिरर हो गया, एक कनकेव मिरर हो गया, एक कन्वेक्स मिरर हो गया। कनकेव क्या करता है, लाइट रे को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, याद रखना है। कनकेव मिरर कौन सा मिरर हुआ, जिसका आउटर सरफेस पॉलिश्ड होगा, इनर रिफ्लेक्टिंग होगा। बिल्कुल इसी तरह से ओरली याद रखना है, भूल जाइएगा तो क्या करना है कि उलट करके फिर से बैक करके देख लेना है। और एक ऐसा मिरर हुआ जिसका इनर सरफेस पॉलिश्ड किया हुआ, आउटर रिफ्लेक्टिंग है, इसको हम लोग कहेंगे कन्वेक्स। कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर भी कहेंगे, और यह कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसके नेचर के अनुसार नाम दिया गया है, यह रे को कन्वर्ज करता है इसलिए कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे, और यह रे को डाइवर्ज करता है इसलिए डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। कैसे कन्वर्ज करता है, कैसे डाइवर्ज करता है, इसको अभी हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले जो है मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म हम लोग जान लेते हैं। अब जैसे देखिए, मिरर का बीच वाला पॉइंट जो है इसको हम लोग कहते हैं पोल। मिडिल पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। तो इसमें भी आप पोल यहाँ पर दिखा सकते हैं, ये वाला आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये आपका स्फीयर था, स्फीयर था, यहाँ पर इसका सेंटर होगा। अब आप इस तरह से कट किया, ऐसे कट किए ना ये वाला, तो इसका रेडियस यही ना होगा, ये वाला रेडियस होगा। देखिए ये वाला कर्व सरफेस है, इसका सेंटर कहाँ पर आपका है, यहाँ पर सेंटर है, और ये वाला इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरह से आप इधर से कट किए थे, इधर से कट किए थे ऐसा, ये वाला आपका मिला है, नहीं मिला है, तो देखिए इसका भी सेंटर कहाँ पर लीजिएगा, यहीं पर लीजिएगा, और ये वाला इसका रेडियस हो गया, तो इसका सेंटर आपका यहाँ पर हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया। चलिए समझ गए। अब देखिए इस सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और रेडियस को कहिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी उस सेम थिंग है, यहाँ इस पॉइंट को क्या कहिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रेडियस को कहिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप यहाँ पॉइंट जान गए, एक पोल हो गया, एक सेंटर हो गया, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। इसको लिख लीजिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, इसको क्या कहिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए तो हम लोग जो है फिर से देखते हैं। देखिए आपके पास एक मिरर है, इस तरह का मिरर है, यह कनकेव मिरर हो गया, कनकेव यानी कि कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग मिरर हो गया, नाम लिख देते हैं कनकेव। कनकेव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग की भी कहेंगे, ठीक ना। ये आपका देखिए, ये यहाँ पोल था, ये क्या है, पोल है, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर था, यह पॉइंट क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था, और ये रेडियस था। देखिए इसको हम आगे बढ़ा दिए, नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो लाइन है ना, इस लाइन को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम क्या दे दिए, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए बिल्कुल उसी तरह से आपका ये वाला मिरर था, इनर सरफेस पॉलिश किया हुआ है, इसका ये पोल हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये वाला इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। तो कुछ टर्म हम लोग जान लिए, पोल जान लिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर जान लिए, रेडियस ऑफ कर्वेचर जान लिए। अब फोकस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फोकस कैसे डिफाइन करेंगे, देखिए तो टर्म है आपका फोकस, कैपिटल एफ से लिखिएगा। तो पैरेलल बीम ऑफ रेज क्या करते हैं, पैरेलल बीम ऑफ रेज लेते हैं, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ रेज, एक ही रे लिए है, बहुत सारा रे ले सकते हैं आप, ठीक ना, बहुत सारा रे पैरेलल आप ले सकते हैं। तो पैरेलल बीम ऑफ रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन करके यहाँ पर कहीं कट करेगा, यहाँ कट किया ना, जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट को हम लोग क्या कह देंगे, फोकस कहेंगे। अच्छा ये रिफ्लेक्शन इधर ही कैसे हुआ, तो इसको आप समझ लीजिए।
जब भी आप रिफ्लेक्शन दिखाएंगे तो आपको आई और आर दिखाना होगा। जिस यहाँ पर इंसिडेंट किया ना रे, तो सेंटर से इसको मिलाइएगा तो यह आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। चलिए फिर से हम आपको इसको सिखाते हैं। देखिए रे ड्रॉ करने के लिए आपको फिर से हम सिखा रहे हैं। यह आपका पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। हम क्या लिए थे, एक पैरेलल बीम लिए थे, पैरेलल रेज लिए थे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे लिए थे। तो इसका रिफ्लेक्शन दिखाना है तो हमको सबसे पहले नॉर्मल खोजना होगा। तो नॉर्मल हम कैसे खोजेंगे, सी से आप क्या करिएगा ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मिला दीजिएगा तो यही इसका नॉर्मल हो जाता है। यह आपका नॉर्मल हो गया नहीं, यह और ये वाला एंगल कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे आप कहिएगा कि ये कोई स्टूडेंट पूछ सकता है कि यह नॉर्मल कैसे हुआ, नहीं तो ये आप यही सरफेस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। इसको समझने के लिए ना आपको एक चीज आपको समझा देते हैं। जैसे देखिए ये आपका सर्किल है और इस पॉइंट पर आपको क्या खींचना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है। इस पॉइंट पर यदि नॉर्मल ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, एक टेंजेंट ले लीजिएगा ऐसे, ये भी क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। और ये सेंटर है, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से इस पॉइंट को मिला दीजिएगा ना तो यह नॉर्मल होता है। टेंजेंट और टेंजेंट रेडियस क्या होता है, ऑलवेज 90 डिग्री पर होता है। तो देखिए इस पॉइंट पर आपको क्या ड्रॉ करना था, इस पॉइंट पर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना था। तो जिस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है ना, उस सेंटर से मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, वह नॉर्मल हो जाएगा। समझ गए ना। तो देखिए तो ये वाला आपका नॉर्मल हो गया, तो आई पता लग गया, उतना ही आप आर लेकर के एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया, आई बराबर आर करके रिफ्लेक्टेड रे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ करने के लिए सीख गए। आई और आर हमेशा याद रखिएगा, रे ड्रॉ करने में आपको काम आएगा हमेशा। तो जितना आई होगा उतना ही आर लेकर के हम ड्रॉ कर दिए। अब देखिए जिस पॉइंट पर कट किया ना वही आपका फोकस हो गया। अब इसमें आपको सिखा दिए ड्रॉ करने के लिए, उसी तरह से आप इसमें भी ड्रॉ कर लीजिए। ये कौन सा मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स। कन्वेक्स क्यों कहते हैं, जो पोर्शन उठा हुआ रहता है ना उसको कन्वेक्स सरफेस कहते हैं। देखिए आप हथेली ले लीजिए, हथेली ले लीजिएगा ना तो इधर वाला सरफेस क्या कहलाएगा, कन्वेक्स कहलाएगा, इधर वाला कनकेव कहलाएगा। उठा हुआ सरफेस को कन्वेक्स कहते हैं, ठीक ना। तो ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग है इसलिए इसको हम लोग कन्वेक्स कह दिए, ठीक है, याद रखिए। अब देखिए ये वाला आपका सी था, ये आपका पोल है, पैरेलल रे लेना है आपको, इस तरह से रे लेना है, एक रे लिए। अब इसका रिफ्लेक्शन आपको दिखाना है तो क्या करिएगा, रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो नॉर्मल कैसे ड्रॉ करिएगा, यहाँ पर नॉर्मल कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो सी से मिला दीजिएगा तो यही इसका नॉर्मल हो जाएगा। बिना बगैर नॉर्मल ड्रॉ किए आप एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं बता सकते हैं। तो देखिए यही ना एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल हो गया। इसी को आगे बढ़ा दिए हम, एंगल ये वाला नॉर्मल हो गया आपका, और ये वाला इंसिडेंट है। तो जितना आई हुआ उतना ही आर बना दीजिए, उतना ही आर बनाते हुए आप इस तरह से दिखा सकते हैं। रे इधर चला गया। अब देखिए रे का क्या इधर चला गया, इसको पीछे की तरफ आप बढ़ाइएगा ना, यहाँ पर कट करता हुआ अपीयर हो रहा है, जहाँ कट करेगा वहीं फोकस होगा। अब फिर से हम आपको फोकस समझा दे रहे हैं, अभी तो रे ड्रॉ करने के लिए सिखा रहे थे, फिर से आप समझिए। फिर से हम लोग फोकस को डिफाइन कर लेंगे। फोकस देखिए ये कनकेव मिरर हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, या पोल हो गया, या सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पैरेलल बीम ऑफ रेज, आप क्या लीजिएगा, पैरेलल बीम ऑफ रेज लीजिएगा तो ढेर सारा रे ले सकते हैं। तो रे लीजिएगा ना तो ये रिफ्लेक्ट करेगा, इस तरह से रिफ्लेक्ट किया ना, किस पॉइंट पर कट किया, जिस पॉइंट पर कट करेगा वही आपका फोकस हो गया। यहाँ पर कट कर रहा है ना तो ये आपका फोकस हो गया। तो कोई भी पैरेलल रे लीजिएगा ना तो यहीं पर कट करेगा। ढेर सा भी रे ले सकते हैं, हम दो पैरेलल रे ले लिए, एक और एक ये, दोनों आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फोकस हो गया। उसी तरह से आप इसमें भी फोकस दिखा सकते हैं।
आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, या पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। पैरेलल बीम ले लीजिए इस तरह से, तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा इस तरह से, रिफ्लेक्ट दिखाइए इस, यह जो है पीछे की तरफ बढ़ाइएगा ना, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करते हुए अपीयर हो रहा है, इसी को फोकस कहते हैं। तो अब देखिए, आप तो फोकस दिखाई दे रहा है, तो डिफाइन कर लीजिएगा। कैसे डिफाइन करिएगा कि पैरेलल बीम ऑफ रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है या कट करता हुआ अपीयर होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। याद हो गया? कैसे डिफाइन करिएगा, देखिए, द पॉइंट, फोकस क्या है, पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर, द पॉइंट on the principal axis at which the reflected the parallel beam of rays, the paraxial rays कहते हैं, paraxial rays cut or appear to cut after reflection, from mirror is called mirror is called focus। देखिए, पैरेक्सियल रेज लिखा हुआ है, पैरेक्सियल का मतलब होता है ना कि दोज पैरेलल रेज व्हिच आर नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो है ना प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक होना चाहिए। ये रे जो है पैरेलल भी है और प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है, इसको क्या कहते हैं, पैरेक्सियल रेज। तो पैरेक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करता है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर कट करता है या कट करता हुआ अपीयर होता है, देखिए यहाँ पर कट करता हुआ अपीयर है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। कनकेव मिरर का फोकस कैसा होगा, रियल फोकस होगा। यह कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर है, इसका फोकस आपका रियल हुआ, और इसका फोकस क्या हुआ, वर्चुअल हुआ। कन्वेक्स का, कन्वेक्स मिरर का फोकस वर्चुअल हुआ। तो फोकस का आप डिफिनेशन जान गए, याद रखना है। फोकल लेंथ किसको कहिएगा, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। ये वाला जो डिस्टेंस हो गया ना, ये वाला डिस्टेंस को स्मॉल एफ लिख दीजिएगा, फोकल लेंथ। ये वाला डिस्टेंस आपका पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को आप क्या कहिएगा, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को आप डिफाइन कर लीजिएगा, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या लिखेंगे फोकल लेंथ में हम लोग, the distance between pole and focus, pole and focus is called pole and, यहाँ लिखते रहे फोकस, एक मिनट ये ऊपर जाएगा, पोल एंड focus is called pole and focus is called focal length। देखिए, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ कर दिए। तो एक इंपॉर्टेंट टर्म आप सीख लिए, फोकस। फोकस क्या है, पैरेक्सियल रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट करता है या कट करता हुआ अपीयर होता है, उसको आप फोकस कहिएगा। कनकेव मिरर के लिए फोकस कैसा हुआ,
रियल फोकस हुआ, कन्वेक्स मिरर का फोकस कैसा हुआ, वर्चुअल फोकस हुआ। ठीक है, आगे टर्म हम लोग देखते हैं। तो ये सब आप टर्म जान लिए। अब इमेज बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे कि मिरर ये जो आपका कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर पर है, इस मिरर के द्वारा हम लोग कैसे इमेज बनाते हैं इसको सीखेंगे। कितना देर हुआ, छोड़ दो। हाँ, तो देखिए हम लोग कुछ बेसिक चीज इसमें हम लोग सीख लिए आज, बिल्कुल बेसिक चीज सीखे। रे डायग्राम बनाने के लिए, रे ड्रॉ करने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सब सीखे। लाइट का बेसिक जानकारी हम लोग ले लिए, लाइट के नेचर के बारे में जान लिए। लाइट का ड्यूअल नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और एक पार्टिकल नेचर होता है। वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों नेचर क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि लाइट जो है अलग अलग जगह अलग अलग फेनोमेना अपना परफॉर्म करता है। कुछ फेनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या ऐसा फेनोमेना है जिसको जो केवल और केवल लाइट के वेव नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा जो आपका फेनोमेना है वह केवल और केवल पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसलिए आज के डेट में हम लोग लाइट का दोनों नेचर पढ़ते हैं, ड्यूअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। उसके अलावा हम लोग रिफ्लेक्शन देखे, तो रिफ्लेक्शन में हम लोग देखे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिए, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सीख लिए, और प्लेन मिरर से इमेज बनाने के लिए सीखे। इमेज दो तरह का था, एक रियल इमेज था, एक वर्चुअल इमेज था। रियल इमेज किसको कहे, जहाँ एक्चुअल में रे कट जाता है उसको रियल इमेज कहते हैं, और जहाँ पर कट करता हुआ अपीयर होता है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज को स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं उतार सकते हैं। उसके अलावा हम लोग क्या देखें, स्फेरिकल मिरर देखे। स्फेरिकल मिरर में दो तरह का मिरर देखे, एक कनकेव मिरर देखे और एक कन्वेक्स मिरर देखे। और इसमें हम लोग कुछ टर्म देखे, पोल देखे, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखे, रेडियस देखे, और जो मेन टॉपिक हम लोग देखे इसमें फोकस देखे। याद रखना है फोकस क्या था कि पैरेलल बीम ऑफ रेज रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर कट किया या कट करते हुए अपीयर हुआ उसको फोकस का है। फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को फोकल लेंथ का है। इतना चीज हम लोग आज कंसीडर समझ लिए। अब आगे कल हम लोग देखेंगे, कल मिरर द्वारा, स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनाएंगे, जो आपको एग्जाम में पूछेगा, ठीक ना। तो कल हम लोग इमेज बनाने के लिए सीखेंगे स्फेरिकल मिरर से। तो आज के इतना ही रहने देते हैं।